हाय एवरीवन। आज हम GS3 के मेंस की प्रिपरेशन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे उसके बारे में पहले मैं आपको यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में दिखाऊंगी, देन हम पीवाईक्यूज देखेंगे, उसके बाद हम मटेरियल से स्टार्टिंग करेंगे जो हमें रीड करना है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज इसमें कितने टॉपिक्स हैं। पहले हम इंटरनल सिक्योरिटी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी में ऑफिशियल सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 पॉइंटर्स हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो डेवलपमेंट का आपके स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में क्या लिंकेज है वो हम पढ़ेंगे। देन रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें दोनों चीजें पढ़नी है, एक्सटर्नल स्टेट के बारे में, नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में कि कैसे वो चैलेंजेस क्रिएट करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। देन चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक है, ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, ये एक ही लाइन में जितना कुछ लिखा गया है ना, ये इंडिविजुअली पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। देन सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनका मैनेजमेंट बॉर्डर एरियाज में, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। ठीक है, इसमें भी आपको बहुत कुछ रीड करना है। बॉर्डर अलग से पढ़ोगे, फिर उनका ऑर्गेनाइज क्राइम का लिंकेज टेररिज्म के साथ अलग से है। फिर वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, हमारे जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ोगे, एजेंसीज और उनके मैंडेट। ठीक है, ये तो 5 आपके पॉइंटर्स हो गए। अब इसमें मैं आपको इंडिविजुअली इनके पीवाईक्यूज दिखाऊंगी, तो इससे हमें अंदाजा लगेगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितना डेप्थ में जाके हमें ये टॉपिक रीड करना है। ओके, सो अब मैं आपको सिक्योरिटी के क्वेश्चंस दिखा रही हूँ फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम तक 2024 तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, क्वेश्चन बैंक जो है ना उसकी मार्किंग भी इंपॉर्टेंट है देखना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे सिक्योरिटी का जो स्लॉट है ये, इसमें फर्स्ट थिंग इज लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, फिर लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। ठीक है, इस पार्ट से क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब इस 2013 का क्वेश्चन मैं आपको इस टॉपिक से दिखाती हूँ। पहले आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, उसने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये जो आर्टिकल है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया से रिलेट करता है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 5th शेड्यूल ऑन द ग्रोथ ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। देखो, इसने थोड़ा पॉलिटी से लिंक करके पूछा है कि अगर 5th शेड्यूल के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ग्रोथ ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे। ठीक है, अब हम इसको LWE एड्रेस करेंगे हर जगह। तो ये LWE से क्वेश्चन पूछा गया है, 10 मार्कर है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यू हैव टू कनेक्ट द पॉलिटी विद द इशू ऑफ सिक्योरिटी ओवर देयर। ठीक है, अभी मैं पूरा आंसर्स में नहीं जाऊंगी बिकॉज वो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो हम इंडिविजुअली करेंगे। अभी आप क्वेश्चन बैंक देखते जाओ। नेक्स्ट इज 2015 में क्वेश्चन आया, द परसिस्टिंग ड्राइव्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट of large industries in backward areas have resulted in isolating the tribal population। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट ने लार्ज इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट जो करी है ना बैकवर्ड एरियाज में, उसकी वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन का आइसोलेशन हुआ है। एंड द फार्मर्स हु फेस मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट with Malkangiri and Naxalbari foci discuss the corrective strategies needed to win the LWE doctrine affected citizens back into the mainstream of social and economic growth। बेसिकली देखो, डेवलपमेंट से लिंक करके आपसे डायरेक्टली सिलेबस से क्वेश्चन पूछा है कि जब हम ट्राइबल पॉपुलेशन वाला जो एरिया है वहां पे अगर हम इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करते हैं तो फार्मर्स को ना आइसोलेशन फेस करना पड़ता है, मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली आपको एरिया भी दे दिया है, आपको स्ट्रैटेजी बतानी है कि किस तरीके से आप LWE जो एरिया है इफेक्टेड, ठीक है, वहां पे कैसे आप उनको कैसा डॉक्ट्राइन आप लगाओगे उनको विन करने के लिए, और कैसे आप उनको सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन स्ट्रीम में वापस लेकर आओगे। ठीक है, ये भी LWE का क्वेश्चन है 12.5 मार्क्स का। फिर अगेन 2015 में एक और क्वेश्चन था, religious indoctrination via digital media has resulted in Indian youth joining the ISIS। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे religious indoctrination का इस्तेमाल डिजिटल मीडिया के थ्रू किया गया है जिसकी वजह से इंडियन यूथ ने ISIS को ज्वाइन किया है। ठीक है, व्हाट इज ISIS और उसका मिशन क्या है। अब देखो, जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखा होता है ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ के छोड़ देना है, दैट्स अ कॉन्टेक्स्ट दैट हैज बीन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, आपको उसको रिलेट करके ही आंसर लिखना है। तो पहले आप इसमें ISIS क्या है वो बताओगे, उसका मिशन बताओगे। ठीक है, उसके बाद में हाउ कैन ISIS बी डेंजरस फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, तो इसमें फिर वही आपको उसके पॉइंट्स लिखने हैं। टेररिज्म का क्वेश्चन है, ये भी 12.5 मार्कर है। फिर 2016 में क्वेश्चन आया,
टेररिज्म इज emerging as a competitive industry over the last few decades. Analyze the above statement. अब देखो इसमें आपको ये बोल रहा है कि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन गई है लास्ट डिकेड में, आपको अबव स्टेटमेंट को एनालाइज करके लिखना है। तो आपके पास जितने एग्जांपल्स है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें मैक्सिमम एग्जांपल्स यूज करोगे रिलेट करने के लिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिख सकते हो, इवन नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम लिख सकते हो। फिर टेररिज्म का क्वेश्चन है, ये भी 12.5 मार्क का, ठीक है। तो ये आपका लिंकेजेस वाले पार्ट से क्वेश्चन बैंक था। अब आगे भी है और उसमें देखो 2017 के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, मोब वायलेंस इज emerging as a serious law and order problem in India by giving suitable examples, analyze the causes and consequences of such violence। ठीक है, आपको बताना है कि जो मोब वायलेंस है ना, वो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का, और आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो आप इसमें रीसेंट एग्जाम्पल मोब वायलेंस का जो भी हुआ होगा जहां पे आप वो लिख सकते हो, उसका कॉज लिख सकते हो। कॉज में बहुत सारी चीजें हैं, आप रिलीजन, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, कुछ भी रीजन मतलब मेंशन कर सकते हो, पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज में आप सब कुछ लिखोगे जो भी इसका रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। फिर ये ऑर्गेनाइज क्राइम का क्वेश्चन है, 15 मार्क करें। नेक्स्ट है, द स्काउज ऑफ टेररिज्म इज अ ग्रेव चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखो फिर से टेररिज्म को नेशनल सिक्योरिटी से लिंक करके दिया गया है। व्हाट सॉल्यूशंस डू यू सजेस्ट टू कर्ब दिस ग्रोइंग मेनेस। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे कि टेररिज्म जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, फ्रॉम द कॉजेज टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, सॉरी टू इंटरप्ट, फ्रॉम द कॉजेज टू द सॉल्यूशंस, आपको सब कुछ लिखना है इसमें, ठीक है। अपने नोट्स इस हिसाब से बनाएंगे हम कि कॉजेज भी हम सारे एड्रेस करेंगे, सॉल्यूशंस भी एड्रेस करने हैं, क्योंकि आपसे हर जगह पूछा जाएगा। तो आप क्या सॉल्यूशंस बताओगे, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट फंडिंग। ठीक है, ये भी आपको इसमें पूछा गया है। टेररिज्म का क्वेश्चन है, 15 मार्कर। अब देखो इसने आपसे ना यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि ये एक चैलेंज है, फिर आपसे सोल्यूशन पूछे हैं, फिर सोर्सेज पूछे। तो आप इसको क्वेश्चन को ना डिवाइड कर लो कि कितने पार्ट्स में करना है, और फिर हर पार्ट को एड्रेस करो यहाँ पे, ठीक है। फिर 17 का एक और क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन मैनिफेस्टेड विद इंसर्जेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एनालाइज द मेजर रीजंस फॉर सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन द रीजन। ठीक है, इस रीजन में आपको बताना है कि आर्म्ड इंसर्जेंसी जो है यहाँ पर क्यों हो रही है। तो इंसर्जेंसी का क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप पढ़ोगे अपने नोट्स में। फिर रीजंस आपको बताने हैं। इंसर्जेंसी का क्वेश्चन 10 मार्क का, ठीक है। 18 का, LWE इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है, बट स्टिल अफेक्ट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे इसने बता दिया कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पार्ट्स में हमें नजर आता है। ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच टू काउंटर द चैलेंजेस पोस्ट बाय LWE। तो इसमें भी वही है, यू हैव टू शोकेस कि क्या क्या अभी हम कर रहे हैं इसको कम करने के लिए। LWE का क्वेश्चन 10 मार्क का, ठीक है। Indian government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the UAPA Act 1967 and the NIA Act। ठीक है, अब देखो उसने आपको recent एग्जांपल दे दिया कि हमने ये चीजें की हैं टेररिज्म का जो एंटी टेररिज्म लॉज है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। अब आपको बताना है, एनालाइज द चेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिवेलिंग सिक्योरिटी एनवायरमेंट व्हाइल डिस्कसिंग द स्कोप एंड रीजंस फॉर अपोजिंग द UAPA बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चेंजेस बताओ कि प्रिवेलिंग सिक्योरिटी एनवायरमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं, और स्कोप और रीजन बताओ कि क्यों अपोज किया जा रहा है UAPA को ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ठीक है, तो आपने इसमें जो भी करंट में पढ़ा होगा इशू वो आप लिख सकते हो। देन एंटी टेररिज्म का क्वेश्चन है, 15 मार्कर है। नेक्स्ट इज द 2019 का क्वेश्चन है, फिर से बैनिंग ऑफ जमाते इस्लामी इन जम्मू एंड कश्मीर ब्रॉट इनटू फोकस द रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स इन असिस्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जब इनको बैन किया गया तो हमारा फोकस OGWs पे गया, जो बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को असिस्ट कर रहे हैं। एग्जामिन करना है रोल जो OGW प्ले करते हैं असिस्ट करने में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इन इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनका रोल लिखोगे, फिर डिस्कस करना है मेजर्स कि कैसे आप इनको न्यूट्रलाइज करोगे। टेररिज्म का क्वेश्चन 10 मार्कर। बेसिकली आप देखोगे कि करंट में जो भी चल रहा है ना वो जरूर पूछा गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा करंट अवेयरनेस इसमें रखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया व्हाट आर द साउंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ LWE इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखो बेसिकली ये फोकस करा ईस्टर्न पार्ट में कि वहां पे क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। व्हाट स्ट्रैटेजी शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट इन अफेक्टेड एरियाज, कि वहां पे क्या स्ट्रैटेजी। देखो अब इसने ना सिर्फ एक पार्ट की स्ट्रैटेजी नहीं पूछी है आपसे, उसने स्पेसिफिकली पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी वो बताओ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा वो बताओ, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करेंगी वो बताओ। ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट वाला पार्ट एड्रेस करना, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मान लो 3 पॉइंट तो लिख ही देना कम से कम स्ट्रैटेजी में, फिर सिविल के 3 पॉइंट, फिर सिक्योरिटी के 3, 9 पॉइंट्स हो जाएंगे इस तरीके से कि ये क्या फिर अडॉप्ट करेंगे मेथड। ठीक है, 15 मार्कर का क्वेश्चन है LWE का, 3 पेजेस मिलेंगे तो कोशिश करो फर्स्ट पेज में इंट्रो के साथ ये एड्रेस हो जाएगा, सेकंड थर्ड पेज में बाकी की चीजें कंक्लूजन के साथ आ जाएंगी।
फिर नेक्स्ट इज 2021 का क्वेश्चन है, Analyze the complexity and intensity of terrorism, its causes, linkages and obnoxious nexus. अब देखो सब कुछ ही पूछ लिया है, complexity भी लिखो, intensity भी लिखो, causes भी लिखो, linkage भी लिखो और उसका nexus भी लिखो। 5 चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो वही 3 points each तो कोशिश कर ही लेना लिखने की। Also suggest measures required to be taken to eradicate the menace of terrorism। देखो मतलब सिर्फ आपसे ना वर्ड्स बदल के बार बार सेम ही चीज पूछी गई है कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, तो एक नोट्स बनाओगे, उसमें जो भी पॉइंट्स डालोगे वो हर जगह जब भी पूछेगा टेररिज्म खत्म करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू राइट द सेम थिंग, सिर्फ अपने एग्जांपल्स करंट के साथ अपडेट कर लेना, ठीक है। टेररिज्म 15 मार्कर, अगेन वही 1.5 पेज तो इतने पार्ट में चला जाएगा, अगले 1.5 पेज में ये सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब उसको पोर्शन को भी डिवाइड करो क्वेश्चन के कि कितने पेज में कितना पोर्शन मेरा आना चाहिए। नेक्स्ट इज 2022, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ठीक है, इसमें टाइप्स बताने हैं। फिर डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज क्राइम दैट एग्जिस्ट एट द नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल्स। अब यहाँ पे उसने आपसे पूछा है कि टेररिस्ट और ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच में लिंकेज क्या है, और वो भी सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज में नहीं पूछा, नेशनल लेवल पे भी बताना है, ट्रांसनेशनल लेवल पे भी बताना है, तो 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन डाइसेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स का 1 पेज मान लो, बाकी का 2 पेज इसमें मान लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेनाइज क्राइम से है, 10 मार्कर है। बेसिकली यू सी के टेररिज्म को हर चीज से लिंक करने की कोशिश की गई है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन देखो अगला, नक्सलिज्म इज अ सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू, ठीक है। नक्सलिज्म क्या है, सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, डेवलपमेंटल इशू भी है, मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। ये एक वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह मैनिफेस्ट हो गया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द emerging issues and suggest a multi-layered strategy to tackle the menace of नक्सलिज्म, ठीक है। आपको इश्यूज भी बताने हैं, आपको स्ट्रैटेजी भी बतानी है, तो इश्यूज में कोशिश करना जो भी रिसेंट एग्जांपल्स होंगे प्लस जो भी प्रोमिनेंट एग्जांपल्स होंगे वो कोट करो। फिर जब मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी की बात कर रहा तो आपको बहुत ही डाइवर्सिफाइड आंसर इसमें देना है। ये भी LWE का क्वेश्चन है, 15 मार्कर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें देखो बॉर्डर एरिया का टॉपिक है ये, यहाँ पे पूछा गया बॉर्डर एरियाज सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट देयर ऑफ, ठीक है। क्या है ये, बॉर्डर एरियाज के बारे में बताया है, उनके सिक्योरिटी के चैलेंजेस के बारे में बताया है, उनके मैनेजमेंट के बारे में बताया है, सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके एजेंसीज, उनका मैंडेट, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। तो बहुत सारा मेजर पोर्शन इसमें दिया है। नाउ सी द क्वेश्चंस ऑफ 2013, How far are India's internal security challenges linked with border management? कि इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है वो बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ में कैसे लिंक्ड है, ठीक है। बेसिकली मतलब आपको यहाँ पे बॉर्डर पे फोकस करना है कि कैसे वहां से इश्यूज जनरेट होते हैं, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ द लॉन्ग पोरस बॉर्डर्स विद मोस्ट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड म्यांमार, ठीक है। तो बेसिकली आपको रीजन डिफाइन करके दिया है उन्होंने, आपको उसी रीजन पे बताना है, ठीक है। साउथ एशिया की कंट्रीज, म्यांमार के बारे में, तो ये बॉर्डर का क्वेश्चन 10 मार्कर। देन 2014 की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉज प्रोवाइड करते हैं ऑल कंट्रीज कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव, प्रोवाइड टू ऑल कंट्रीज हो गई, यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी ओवर द एयर स्पेस अबव द टेरिटरी। अब देखो उसने सिविल एविएशन लॉज के बारे में बताया है कि ये आपको कंप्लीट सॉवरेनिटी देते हैं अपने एयर स्पेस पे, उस टेरिटरी के ऊपर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयर स्पेस, ठीक है। Then what are the implications of these laws on the space above this airspace? तो law का implication क्या होगा इस पे, discuss the challenges which this poses and suggest ways to contain the threat। तो आपको challenge बताना है, आपको ways बताने हैं कि किस तरीके से ये threat हम contain कर सकते हैं। फोर्सेस का क्वेश्चन है, 12.5 मार्कर है। देन 14 में अगेन क्वेश्चन देखो, डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ इंडिया एज अ मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी इज नॉट इम्यून टू द इम्पैक्ट ऑफ रेडिकलिज्म विच हैव बीन इन हर नेबरहुड, ठीक है। बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या एड्रेस कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डाइवर्स नेचर जो है ना इंडिया का, कि हम मल्टी रिलीजियस भी हैं, हम मल्टी एथनिक भी हैं, तो ये इम्यून नहीं है क्योंकि रेडिकलिज्म का इम्पैक्ट होता है हम पे, which has been in her neighborhood, ठीक है, जो neighborhood में हो रहा है। Discuss along with the strategies to be adopted to counter this environment। तो आपको strategies बतानी है कि आप ऐसे environment को encounter कैसे करोगे, ठीक है। चैलेंज का क्वेश्चन है ये भी 12.5 मार्कर। फिर 14 देखो, 14 में उस टाइम पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। हाउ इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन डज पोज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। अब यहाँ पे ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन के बारे में पूछा कि कैसे इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन से इंडिया की सिक्योरिटी पे थ्रेट होता है।
डिस्कस दी स्ट्रैटेजीज टू कर्ब दिस, स्ट्रैटेजी बताओ कर्ब करने के लिए. ब्रिंग आउट द फैक्टर्स विच गिव्स इम्पेटस टू सच माइग्रेशन. ठीक है, फैक्टर बताने हैं जिसकी वजह से ऐसा माइग्रेशन होता है. ठीक है, तो ये भी आपका 3 पार्ट्स में डाइसेक्ट कर लेना क्वेश्चन. फिर बॉर्डर का क्वेश्चन है, 12.5 मार्कर है. फिर अगेन 2014 का क्वेश्चन देखो. 2012 में जो लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग है हाई रिस्क एरियाज का पायरेसी के लिए, वो मूव हुआ था फ्रॉम 65 डिग्रीज ईस्ट टू 78 डिग्री ईस्ट इन द अरेबियन सी बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है IMO, उसने बेसिकली पायरेसी का जो लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग है ना वो बताया था कि ये 65 से मूव करके 78 ईस्ट में हो चुका है अरेबियन सी में. तो व्हाट इम्पैक्ट डज दिस हैव ऑन इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स. तो आप पायरेसी के इश्यूज को, पहली बात तो क्योंकि बेसिकली उसने पायरेसी के बारे में बोला है तो आप उसको एड्रेस करोगे. फिर आपको इम्पैक्ट बताना है कि इन सब चीजों का हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी पे क्या इशू है. अब देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी ना उस टाइम मतलब इट्स लाइक फर्स्ट टाइम क्वेश्चन यहाँ पे एड्रेस किया गया. उसके बाद देखोगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी काफी टाइम पूछा गया है. ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है कि ये एरिया भी आपको, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ टेरिटोरियल सिक्योरिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना है. ठीक है, आपने देखा ऊपर एयर स्पेस भी क्वेश्चन था, तो मतलब आपको सारे जोन्स कवर करने हैं. तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी का है, 12.5 मार्कर है. देन अगेन 2014 में एक और क्वेश्चन था. चाइना एंड पाकिस्तान हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर. व्हाट थ्रेड, ये थ्रेट होगा नॉट थ्रेड. व्हाट थ्रेट डज इट डिस्पोज फॉर इंडिया सिक्योरिटी क्रिटिकली एग्जामिन. तो बेसिकली वही ना कि अगर वो अपने यहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं तो हमारी सिक्योरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें वो बताना है. बॉर्डर का क्वेश्चन है अगेन 12.5 मार्कर. आप 2015 के क्वेश्चंस देखिए. Human rights activists constantly highlight the view that Armed Forces Special Powers Act 1958 AFSPA का जो एक्ट है वो ड्रिकॉनियन एक्ट है, जिसकी वजह से केसेस होते हैं ह्यूमन राइट्स अब्यूज के बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस. ठीक है, तो इसने बताया कि AFSPA जो है ना उसको लेके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का ये मानना है कि ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स को अब्यूज करता है. ठीक है, व्हाट सेक्शंस ऑफ AFSPA आर अपोज्ड बाय द एक्टिविस्ट. अब देखो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया दैट यू शुड एड्रेस दो सेक्शंस जो एक्टिविस्ट ने बेसिकली अपोज किए हैं. ठीक है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रिक्वायरमेंट विद रेफरेंस टू द व्यू हेल्ड बाय द एपेक्स कोर्ट. तो आपको बेसिकली जब आप इवैल्यूएट करोगे तो आपको बताना है क्या रेफरेंस कोर्ट ने यूज किए हैं उसमें. ठीक है, फोर्सेस का क्वेश्चन है अगेन 12.5. ठीक है, बेसिकली आपको इसमें वही ना जो भी उस टाइम सेक्शंस रहे होंगे न्यूज में कि भाई ये ज्यादा हाईलाइट हुए हैं उनके बारे में लिखना है. Then 16 का क्वेश्चन देखो. द टर्म हॉट परस्यूट एंड सर्जिकल स्ट्राइक्स आर ऑफन यूज्ड इन कनेक्शन विद आर्म्ड एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक. ठीक है, कि हम हॉट परस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं. स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट बताना है ऐसे एक्शंस का. तो बेसिकली आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो उरी वगैरह के. देन फोर्सेस एंड 12.5 का क्वेश्चन है ये. फिर 2016 बॉर्डर मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन एंड हॉस्टाइल रिलेशंस है कुछ कंट्रीज के साथ में. चैलेंजेस इलिसिडेट करो एंड स्ट्रैटेजीज बताओ इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए. अब देखो ये बहुत जेनेरिक चल रहा है हर जगह कि बॉर्डर मैनेजमेंट के चैलेंजेस बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो. तो एक सेट ऑफ जेनेरिक नोट्स जो है या स्टेटमेंट्स आपके पास या एग्जांपल्स होने चाहिए जो आप मतलब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बॉर्डर से रिलेटेड तो आप लिख सकते हो. ठीक है, अगेन बॉर्डर क्वेश्चन 12.5 मार्क्स सॉरी. देन 17 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 18 पे चलते हैं. देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जो है उसको एक कार्डिनल सबसेट के फॉर्म में देखा गया है चाइना के लार्जर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तरीके से. गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ CPEC एंड इनुमरेट द रीजंस व्हाई इंडिया हैज डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम द सेम. ठीक है, इंडिया खुद को दूर क्यों रख रहा है इस चीज से. बॉर्डर का क्वेश्चन है 10 मार्कर है. Then 2019 क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं facing the policing of the border in northeastern India. Examine the various challenges currently emanating across the Indian-Myanmar border. अब देखो बेसिकली इसने इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे एड्रेस किया है इस चीज को. ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टू काउंटर द चैलेंजेस. बॉर्डर का क्वेश्चन है 15 मार्कर है. ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर की बात की गई है. फिर 2020 की बात करते हैं. Analyze internal security threats and trans-border crimes along Myanmar, Bangladesh, Pakistan borders, including LOC, line of control. Also discuss the role played by various security forces in this regard. तो यहाँ पे फिर से वही सेम चीज के भी थ्रेड्स बता दो और ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को एनालाइज करो. अब इसने स्पेसिफिकली कंट्री मेंशन कर दी, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान. देखो ये रीजन्स तो वो पूछ ही रहा है, आपको अपना जो नेबरहुड का एरिया है ना उसका तो सारा ही कवर करना है. ठीक है, इंक्लूडिंग LOC और रोल बताना है कि क्या फोर्सेस का जो है इसमें रोल है. ठीक है, इस रिगार्ड में ये भी बॉर्डर और प्लस फोर्सेस दोनों के क्वेश्चन है. 15 मार्कर है.
फिर 2020 का क्वेश्चन देखो, फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स एंड आल्सो सजेस्ट वेज टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपको इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट करना है तो स्टेप्स बता दो जो भी हमें लेने चाहिए ताकि हम लोकल सपोर्ट जो मिलिटेंट्स को मिलता है उसको डिक्लाइन कर सकें एक तरीके से, और वेज बताने हैं कि हम फेवरेबल परसेप्शन मैनेज कर सके लोकल्स के बीच में। ठीक है, बॉर्डर का क्वेश्चन है, 10 मार्क करें। देन 21 का क्वेश्चन देखो, कीपिंग इन व्यू विद इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने साइबर अटैक्स को लिंक करा है। देन वो कह रहे हैं ऑल्सो डिस्कस डिफेंसिव मेजर्स अगेंस्ट दीज सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। तो हमें क्या डिफेंसिव मेजर्स लेने चाहिए वो बताना है। बॉर्डर का क्वेश्चन है प्लस साइबर भी जुड़ गया इसमें। ठीक है, 10 मार्क करें। 21 अगेन एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस जो कि पोज करे गए हैं बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, तो इसके पार्ट को एड्रेस करना है प्लस नॉन स्टेट के पार्ट को एड्रेस करना है टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ऑल्सो डिस्कस मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कॉम्बैट दीज थ्रेट्स। ठीक है, तो बेसिकली आप एक्सटर्नल के बारे में जब यहाँ पे डायमेंशनल चैलेंजेस लिख दोगे और फिर नॉन स्टेट के लिख दोगे, उसके बाद सेपरेटली इनको कॉम्बैट करने के लिए जो मेजर्स चाहिए वो भी लिखना। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको दो पार्ट्स में यहाँ पे डाइसेक्ट करना है, फिर दो पार्ट्स में यहाँ पे डाइसेक्ट करना है। 15 मार्कर है। बेसिकली देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई वुड सजेस्ट कि आपको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए कि जो भी वो आपसे पूछ रहा है उसको एड्रेस करना है ढंग से। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। देखो अभी मैरिटाइम ऊपर बताया था ना मैंने, ये रहा। तो यहाँ पे देखो एक तरीके से रेपिटेशन है कि ये 2014 में पूछा गया है इंडिया का मैरिटाइम जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसके बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे 22 में उसके बाद रेपिटेशन एक तरीके से हुआ है। मतलब अगर अपने मैरिटाइम पीवाईक्यू को देख के अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया होता तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते थे कि मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया में क्या है। ठीक है, तो करंट के इतने इश्यूज हैं उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स जो कि लिए गए इंप्रूव करने के लिए मैरिटाइम सिक्योरिटी को। तो ये मैरिटाइम का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। अब आते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहने वाला टॉपिक है। 2013 का क्वेश्चन देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग पोज करता है सीरियस थ्रेट टू कंट्रीज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एंड व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कंट्रोल दिस मीनेंस। ठीक है, तो आप बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को एड्रेस करोगे, सिग्निफिकेंस इंडिया में क्या है, कैसे उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स बताने हैं, 10 मार्क का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है 2018 में क्वेश्चन आया, इंडिया का प्रॉक्सिमिटी टू टू ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलिसिट ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स हैज इनहांस्ड हर इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, उसने पहले ही बता दिया कि हमारे आसपास में जो ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स हैं उनकी वजह से हमारे यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो आपको लिंकेज बताना है ड्रग ट्रैफिकिंग के बीच में और अदर इलिसिट एक्टिविटीज के बीच में, जैसे कि गन रनिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो बेसिकली यहाँ पे ना क्राइम को लिंकेज करके बताना है आपको कि एक क्राइम की वजह से बाकी की भी चीजें हो रही हैं, यहाँ पे ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही हैं। What counter measure should be taken to prevent the same। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब एड्रेस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग को एड्रेस नहीं करना, आपको मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गन रनिंग, इनको भी साथ में एड्रेस करना है। इट्स लिंकेज बेस्ड क्वेश्चन, 15 मार्कर। ठीक है, इसमें डायसेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगेन 21 देखिए, डिस्कस हाउ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन को कनेक्ट किया गया है, कॉन्ट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ है जो आप मनी लॉन्ड्रिंग में अपने जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है प्लस टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, जैसे बिटकॉइंस वगैरह हो गया, आप इनके बारे में लिख सकते हो। देन इलेबोरेट मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे। तो इसमें जो भी करंट का गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इंटरनेशनल इनिशिएटिव होगा उसको आप एड्रेस कर सकते हो। टेक्नोलॉजीज बेस्ड क्वेश्चन है प्लस मनी लॉन्ड्रिंग भी साथ में एड्रेस हो गया है, सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी दोनों आ जाएगा, 10 मार्कर है। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इजीएस्ट वन एक तरीके से, क्योंकि आप करंट में इसके बारे में काफी कुछ होते हुए देखते हो। प्लस रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में, इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब 2013 का क्वेश्चन देखिए, साइबर वॉरफेयर इज कंसीडर्ड बाय सम डिफेंस एनालिस्ट टू बी लार्जर थ्रेट देन इवन अलकायदा और टेररिज्म। इसने बोला देखो अलकायदा और टेररिज्म से भी ज्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो वो है साइबर वॉरफेयर। तो आपको पहले बताना है साइबर वॉरफेयर है क्या, फिर आपको आउटलाइन करना है साइबर थ्रेट्स जो कि इंडिया में, बेसिकली इंडिया जिससे वल्नरेबल है, एंड ब्रिंग आउट द स्टेट ऑफ द कंट्रीज प्रिपेयर्डनेस टू डील विद द सेम। आपको बताना है कि हमारी कंट्री किस तरीके से प्रिपेयर्ड है उससे डील करने के लिए। टेररिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस साइबर भी डाल दो। ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन है।
देन 2013 अगेन व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। और उसकी ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, वेरियस सेलिएंट बिल्ट इन फीचर्स बताने हैं डिजिटल सिग्नेचर के, ठीक है। तो ये तो आई वुड से कि साइंस एंड टेक में जाएगा, पता नहीं यहाँ पे क्यों डाल दिया। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट का, ये 5 मार्कर है, 5 मार्कर, ओके ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट 2013, आई थिंक ये 12.5 होगा, इट्स नॉट 5, ठीक है 12.5 करेक्शन है यहाँ पे। ओके, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं एंड व्हाट सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस डू दी साइट प्रेजेंट, ठीक है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट का 10 मार्कर है। देन 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस द एडवांटेज एंड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड होस्टिंग ऑफ सर्वर विज़ इन हाउस मशीन बेस्ड होस्टिंग फॉर गवर्नमेंट बिजनेस। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इसने बोला एडवांटेज बताओ, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस बताओ क्लाउड होस्टिंग के, सर्वर के विज़ इन हाउस मशीन बेस्ड होस्टिंग के गवर्नमेंट बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, ये भी इन्होंने यहाँ पे क्यों डाल दिया, ये साइंस एंड टेक में आएगा, ओके 12.5 मार्कर है। नेक्स्ट देखिए 2015, कंसिडरिंग द थ्रेट्स साइबर स्पेस पोजेस फॉर द कंट्री, इंडिया को एक डिजिटल आर्म्ड फोर्स की जरूरत है जो क्राइम्स को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। बेसिकली ना हम देख रहे हैं कि साइबर स्पेस की वजह से थ्रेट्स हो रहे हैं, तो हमें एक डिजिटल आर्म्ड फोर्स चाहिए। क्रिटिकली इवेल्युएट द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 2013 का नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, आपको इसके बारे में पता हो। आउटलाइन करो चैलेंजेस परसीव्ड इन इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली इस पॉलिसी के प्रोविजंस पढ़ लो, इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इसको आउटकम में लाने में, ठीक है, वो सब पढ़ लो। तो पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है, 12.5 मार्कर है। देन 16 में अगेन एक क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर सबवर्सिव एक्टिविटीज एक मेजर कंसर्न है। हाउ हैव दीज हैव मिसयूज्ड इन द रीसेंट पास्ट, इसका मिसयूज क्या हुआ है। सजेस्ट करो इफेक्टिव गाइडलाइंस टू कर्ब द अबव थ्रेट। तो गाइडलाइन क्या दोगे आप जिससे कि हम इस थ्रेट को कर्ब कर सकें, ठीक है। सोशल नेटवर्क का क्वेश्चन आ गया 2.5, ठीक है, सॉरी 12.5 नॉट 2.5। 17 का क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक। तो ये एक तरीके से मान के चलो इतना सारा क्वेश्चन बैंक जब लिख लोगे तो ये तो आता ही होगा कि साइबर अटैक का थ्रेट क्या है। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बताना। अब सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में देखो, अगर आपने ये पढ़ा है पीवाईक्यू में कि भाई एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, तो एक तो स्टेटमेंट यहीं से मिल गई ना आपको कि आप नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है 2013 की, उसके बारे में लिख दोगे, ठीक है। प्रिवेंशन मेजर्स 10 मार्कर। बेसिकली देखो पीवाईक्यू करने का फायदा ये है कि अगर आप उसको 360 डायमेंशन से कर लोगे ना, तो फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट होगा, मतलब उसी से आपका आई थिंक मेजर टास्क तो सॉल्व हो ही जाएगा। देन 18 का क्वेश्चन, डेटा सिक्योरिटी हैज अज्यूम सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द डिजिटाइज्ड वर्ल्ड ड्यू टू राइजिंग साइबर क्राइम्स, ठीक है, कि डेटा सिक्योरिटी जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है क्योंकि अभी साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं। द जस्टिस BN श्री कृष्ण रिपोर्ट जो है, श्री कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट जो थी, उसने एड्रेस किया इश्यूज को जो कि डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है। What in your view are the strength and weakness of the report relating to protection of personal data in cyberspace? तो आपको अपने व्यूज बताने हैं कि भाई इस रिपोर्ट में जो चीजें बताई गई हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है पर्सनल डेटा से रिलेटेड साइबर स्पेस में। अब आप देखोगे कि इसके ऊपर अभी तक तो बहुत कंटेंट आ चुका है, कितने बिल भी इस पे लॉन्च हो चुके हैं सारे, तो उसके बारे में आप प्रोविजंस स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिख सकते हो इजीली, ठीक है। एक डेटा प्रोटेक्शन बिल आया, आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, साइबर एक तरीके से जोन में चला गया ये, 15 मार्कर। देन 19 में देखिए, ये बेसिकली करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। इट माइट हैव बीन अ बाउंसर। व्हाट इज साइबर डोम प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया। मान लो अगर वहां पे क्वेश्चन नहीं आता था कि हमें नहीं पता साइबर डोम क्या है, लेकिन आपको इतना पता है कि अगर साइबर डोम है तो साइबर अटैक को कर्व करने के लिए ही बनाया गया होगा, ठीक है। मतलब इतना जेनरिक दिमाग तो लगा सकते हैं हम कि साइबर अटैक को कर्व करने के लिए कुछ बनाया गया होगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूजफुल कैसे है, इंटरनेट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए। तो जितने पॉइंट्स आपको आते हैं ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड के भी, इन सब चीजों से हम क्राइम कैसे कम कर सकते हैं, वो सब इसमें मतलब जेनरिक पॉइंट्स लिखना, बट अच्छे पॉइंट्स लिखना, ठीक है। ज्यादा नहीं था, 10 मार्क्स का था, तो आप एक में ये, एक पेज में ये आराम से सॉल्व कर सकते थे। 2020 डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, ठीक है। फिर मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेंस। अब देखो मेजर्स अगेन जब अगले साल में पूछा है तो एक ही तो पीवाईक्यू में पढ़कर गए हो, एक तो यही बन जाता, प्लस पॉलिसीज पढ़कर आए हो ऊपर से, ठीक है। मतलब पीवाईक्यू से भी अटैचमेंट जो है क्वेश्चंस की ले सकते हो कि ये हम पॉइंट अटैच कर सकते हैं। 22 का क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, keeping in view with the challenge in cyber security, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy। तो इन्होंने स्ट्रैटेजी भी बनाई है, उसके बारे में लिखना है फिर, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, 10 मार्कर है। अब इसमें देखिए ये तो आपका फिनिश हो चुका है। मैं आपको अभी जो 23-24 के क्वेश्चन आए वो भी दिखा देती हूँ।
ओके सो अब यहाँ पे मैंने 2024 और 23 के क्वेश्चंस भी रखे हैं आपको दिखाने के लिए कि अभी हमने पिछला जो देखा उसके बाद देखो रिपीटेशन नोटिस करना. Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. ठीक है, सोशल मीडिया का क्वेश्चन है. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? तो यहाँ पे वही है, मेजर्स में आप जो भी पॉलिसीज वगैरह पढ़ कर आए ऊपर, प्लस सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें जो भी आई हैं वो बता सकते हो. ऑल्सो सजेस्ट एनी अदर रेमेडीज टू एड्रेस द प्रॉब्लम. ठीक है, तो मेजर्स बताओ क्या क्या अडॉप्ट करेंगे, कुछ और अगर रेमेडी बतानी है तो वो बता दो. ठीक है, इजी क्वेश्चन, 15 मार्कर है. फिर आगे बोला इंडिया का लॉन्ग एंड ट्रबल बॉर्डर है चाइना पाकिस्तान के साथ में, फ्रॉट विद कंटेंशियस इश्यूज. एग्जामिन द कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस अलोंग द बॉर्डर. ठीक है, तो चाइना के अलग लिखना कि भाई क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के अलग लिखना. ठीक है, डायसेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन पहली बात तो. Also give out the development being undertaken in these areas under the border area development program. इन एरियाज में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में बताना है. एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम. देखो अब आपको ये वाला जो प्रोग्राम और ये जो स्कीम है इसके कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है. अगर आपको आंसर नहीं आता, मतलब ये वाली स्कीम के रिलेटेड या प्रोग्राम के रिलेटेड नहीं आता, एटलीस्ट जेनेरिक पॉइंट्स तो लिखकर आ ही जाना. ठीक है, जैसे हमने वो विलेज प्रोग्राम वगैरह पढ़ा था ना कि अरुणाचल में हम विलेज वगैरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे रहे हैं वहां तक, तो वो सब लिख सकते हो. Then explain how narco-terrorism has emerged as a serious threat across the country. ठीक है, अब बेसिकली देखो टेररिज्म सही है, किसमें घुस गया अब नार्को-टेररिज्म, तो ये कैसे सीरियस थ्रेट है उसके बारे में लिखोगे. सजेस्ट सूटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को-टेररिज्म. तो थोड़ा सा एक नया जो डायमेंशन है टेररिज्म का इन्होंने अपार्ट फ्रॉम दी PYQs एक्सप्लोर किया. 23 में देखो, अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मार्किंग आया है ना 2024 के पेपर में कितने मार्क्स का है, 15, 15 एंड 10. सो इट कॉस्टेड यू अराउंड 40 मार्क्स. ठीक है, 40 मार्क्स इन्होंने एक टॉपिक से दे दिए हैं और रेंज 40 to 50 मार्क्स का रहता है इंटरनल सिक्योरिटी का. मतलब यू कैन एक्सपेक्ट 3 to 4 क्वेश्चंस इजीली. तो ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने वाला टॉपिक है कि आप फेच कर सकते हो मार्क्स. ओके, नेक्स्ट देखिए 23 के क्वेश्चन देखते हैं. गिव आउट द मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया एंड एफर्ट्स बीइंग मेड टू कर्टेल दिस सोर्सेज. ठीक है, तो सोर्सेज बताओ टेरर फंडिंग कहाँ से हो रही है और क्या एफर्ट्स हम कर रहे हैं इसको कर्टेल करने के लिए. इन द लाइट ऑफ दिस also discuss the aim and objective of no money for terror NMPT conference recently जो कि न्यू दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई थी. तो ये एम एंड ऑब्जेक्टिव इसने बेसिकली आपकी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड पूछा, तो आपने करंट अफेयर्स में ये पढ़ा होगा. ठीक है, ओके लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. देखिए व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया. तो कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने. ठीक है, कि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, तो जितना पढ़कर आए वो सब यहाँ पे लगा देना. गिव आउट द रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टास्क टू काउंटर सच थ्रेट्स. तो बेसिकली आपको ना जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, उनके बारे में लिखना है. तो थोड़ी बहुत एजेंसीज के बारे में जो जो उसका मैंडेट आपको पता है वो आप लिख दो. ठीक है, एग्जाम्पल जरूर दे देना अगर कुछ हुआ हो रिसेंट ऐसा. ठीक है, नेक्स्ट देखो use of unmanned aerial vehicle UAVs by our adversaries across the border to ferry arms, ammunitions, drugs, etc. is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle this threat. ठीक है, तो आपको UAV के बारे में बताना है कि कैसे ये थ्रेट हमारे सिक्योरिटी के लिए पोज कर रहा है और मेजर्स जो है टैकल करने के लिए थ्रेट के लिए हमने क्या लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स इन टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज. ये एक असेंशियल स्टेप है इन रिस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ पॉपुलेशन. देखो पहले भी PYQ में इस तरीके का क्वेश्चन था कि आप लोकल पॉपुलेशन जो है उसको कैसे एक तरीके से ना मतलब विन करोगे ट्रस्ट वगैरह उनका. तो इसने यहाँ पे ये बता दिया. फिर बोल रहा डिस्कस करो मेजर जो गवर्नमेंट ने इस रिस्पेक्ट में लिए हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर में. तो आपका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकली JNK के लिए होना चाहिए. ठीक है, तो ये भी वही है कि अगर आपने PYQ प्रिपेयर किया तो आपके पास कुछ तो चीजें होंगी, प्लस यहाँ पे रिसेंट में जो भी JNK में हुआ है ऑपरेशन सद्भावना वगैरह वो सब आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हो. इसका मार्किंग इज लाइक 10, 10, 20 एंड 30. ये 50 मार्क्स का मार्किंग 2023 में आया है. ठीक है, सो ये सारे PYQ मैंने आपको दिखा दिए हैं. अब इसमें आई वुड सजेस्ट यू कि जो आपका, एक सेकंड में लिख के बताती हूँ, जो आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ना सिक्योरिटी के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, दैट शुड बी आपने मेरे साथ PYQ और सिलेबस देख लिया. ठीक है, यू डन विद योर PYQ एंड सिलेबस. अब बेसिकली ना रिवर्स इंजीनियरिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पे. जैसे मान लो अगर आपने स्टार्टिंग करी फॉर एग्जाम्पल से मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चन से या मनी लॉन्ड्रिंग के टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट किया, आपने PYQ देख लिए. अब क्या करो आप 3-4 क्वेश्चन उठाओ PYQ में से. 3-4 ही क्वेश्चन थे क्योंकि ज्यादा नहीं थे. एक बार इनका ना मॉडल आंसर देख लो, बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाएगा आपको. आप मॉडल आंसर देखना
मतलब आप गूगल पे टाइप कर दो सिंपल जाके, उसके आगे यूपीएससी लगाना, बहुत सारी कोचिंग्स के प्लेटफॉर्म्स पे इसके मॉडल आंसर होंगे, वो आ जाएगा, उसको रीड करना। आपको एक ये ऑब्जेक्टिव व्यू देखने मिलेगा कि बेसिकली उस क्वेश्चन को आंसर करते टाइम क्या डेटा इंपॉर्टेंट है, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, कंक्लूड कैसे करना है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ टॉपिक आपको आ जाएगा। प्लस दूसरी चीज क्या करोगे, जब आपने मान लो मनी लॉन्ड्रिंग में आपको एक ही टॉपिक का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, अब वो आप हर टॉपिक के लिए कर सकते हो। मान लो आपने मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक इस तरीके से पीवाईक्यू से कवर कर लिया, ठीक है। आपने पीवाईक्यू के थ्रू ये देख लिया कि क्या डेटा रेलिवेंट होता है लिखने के लिए, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है क्वेश्चन के, या इंट्रो कौन से तरीके के डेटा से या किस फैक्ट से कर सकते हैं, कंक्लूड कैसे करना है, ठीक है। तो इट विल गिव यू माइंड मैप कि हाँ आपको जब वो टॉपिक पढ़ना है तो अगर आप नोट्स बनाओगे तो इंट्रो पार्ट के लिए कौन सा डेटा आप गैदर करोगे, बॉडी पार्ट में अगर आपसे पूछा गया है रीजंस में या सजेस्ट करने मेजर्स काउंटर करने के लिए तो आप क्या लिखोगे, कंक्लूड करने के लिए आप कौन सा करंट डेटा यूज कर सकते हो। तो जब आप इस टॉपिक को फिर रीड करोगे ना अपने मटेरियल से, जो भी बेसिक मटेरियल आप रीड कर रहे हो, उसमें से आप इसको फिल्टर करके पढ़ोगे। मतलब आपको पता होगा कि मुझे कौन सा टॉपिक अपने इंट्रो के लिए पढ़ना है, मतलब कौन सी लाइन में इंट्रो में यूज करूं, कौन सी लाइन में कंक्लूजन में यूज करूं, प्लस मेरे लिए जो रेलिवेंट डेटा पॉइंट है कि मुझे वो अपने इंट्रो में कंक्लूजन में कैसे पुट करने हैं, उसके साथ आपको आपके कॉजेस, ठीक है, किसी चीज को कंटेन करने के मेजर्स या सजेशन जो भी पूछे गए हैं, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, वो सब आप उसमें से ना फिल्टर करके नोट बना लोगे। तो मान के चलो अगर मनी लॉन्ड्रिंग फॉर एग्जांपल मैं 20 पेजेस में अगर मैंने पढ़ा किसी भी मटेरियल से, आप उसको रिड्यूस करके ना बहुत ईजिली 3 पेजेस पे ले आओगे, ठीक है। और फिर फर्दर रीडिंग से तो आप उसको 1 पेज पे ला ही सकते हो। तो ये बेसिकली करना है कि अब इसके बाद आपका काम रीड करने का आसान हो जाएगा कि आप सिंपली ये जो अप्रोच है वो फॉलो करो और उसके बाद अपने नोट्स बनाना। आई थिंक फर्स्ट सेकंड रीडिंग के बाद बनाना, ठीक है, बहुत ईजिली बन जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप पीवाईक्यूज के थ्रू आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके।